हेलो। तो अभी तक देखो हम लोगों ने अपना फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट कंप्लीट कर लिया और उसका वीडियो आपके पास यूट्यूब पे पहुंच गया है। क्योंकि लाइव चल नहीं पा रहा है तो हम लोग रिकॉर्ड करके इसको डाल रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा हमारा सबसे मस्त टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरी यूनिट है सिंधु घाटी सभ्यता। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पे तीन चार क्वेश्चन पूछता है कि उद्भव कहाँ से हुआ, नगर नियोजन क्या था, धर्म क्या था, बाकी पतन कैसे हुआ। क्योंकि कोई भी सभ्यता हो उसका उत्थान और पतन होना तो लाजमी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का भी कुछ इसी तरह से है। तो हम सबसे पहले आज बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। एक मिनट। देखिए, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। मेन प्रॉपर आपको सबसे मतलब क्वेश्चन कुछ भी आए आपको ये इंट्रोडक्शन टाइप जरूर लिखना है। क्या, सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत की विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक गिनी जाती है, उसका सबसे पहला पुरा स्थल जो था वो हड़प्पा खोजा गया था। तो इसीलिए इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। बाकी इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं या सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, और कुछ इतिहासकार इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता और जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, ये सब है, ठीक है। इसको हम जल्दी जल्दी से एक कहानी के तौर पे पढ़ेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल शांत होकर अच्छे से बैठ जाइए, एक दो कीवर्ड्स लिखते रहे। ये मुख्यतः कहाँ कहाँ तक फैली हुई है, ये देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में फैली गई है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, इन जगहों पे ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो है फैली हुई है। अच्छा, इसको सिंधु घाटी सभ्यता को हम सिंधु घाटी ही क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये जो सभ्यता है, ये जो संस्कृति है, वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां इनके आसपास है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास बसी हुई है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। इसका पहला जो क्या था स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। ये इसका डेट देख लीजिए, 2600 से बीसी से 1300 बीसी तक, ठीक है। इस तरीके से इसका ये डेट मतलब 2600 से 1300 इस यहाँ से ये स्टार्ट हुई थी और यहाँ से खत्म हुई। इसके अच्छा बहुत, जैसे आपको मैं एक केवल नॉलेज के लिए बता दूं कि इसके बहुत सारे पार्ट्स किए गए थे। जैसे हड़प्पा को चार भागों में पढ़ा गया था। एक अर्ली मतलब प्रारंभिक, ठीक, उसके बाद एक मैच्योर, उसके बाद एक लेट। इस तरीके से मतलब इस सभ्यता को हम बहुत भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, जिसमें से हमको अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना है? सिर्फ और सिर्फ मैच्योर मैच्योर हड़प्पा ही तो पढ़ना है ना। तो उसी का हम टाइम पीरियड ले रहे हैं और हमने बता दिया कि हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा कहाँ कहाँ फैली हुई है। बस आप सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसको ही लिखेंगे, ठीक है। उत्पत्ति कहाँ से हुई इसकी? उत्पत्ति सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से हुई है, ठीक है। भौगोलिक विस्तार इसका क्या है? इसका भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में है, ठीक है। ये देखो, ये पश्चिम में बलूचिस्तान से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पश्चिम में बलूचिस्तान और पेशावर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के और राजस्थान तक फैली हुई, उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक ये सभ्यता फैली हुई है। अच्छा, इसके प्रमुख स्थल देखो, कुछ तो आपको याद होंगे क्योंकि ये सबने पढ़ा है। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, कालीबंगन, ठीक है, धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया। लिखना चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते, जैसे हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, ठीक है, इसको आप नोट कर लो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। लोथल जो है गुजरात में यानी भारत में स्थित है। कालीबंगन राजस्थान में है यानी भारत में है। धौलावीरा गुजरात में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। इस तरीके से क्या है कि इसके जो मेन पॉइंट है मतलब मेन स्थल है हड़प्पा,
मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी, लोथल, ऐसे इसके बहुत सारे हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो परिचय आप लिख देंगे, कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ तक फैला हुआ, कब से कब तक, नाम, ये सब लिख देंगे ना अच्छे से। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो है इस सभ्यता के प्रमुख लक्षण क्या हैं, ये सभ्यता क्यों इतनी प्रसिद्ध है। तो इसको कहानी के तौर पे समझो। देखो, ये सभ्यता इसलिए इतनी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे उन्नत शहरी व्यवस्था थी। उन्नत शहरी व्यवस्था का मतलब ये था कि जो शहरीकरण आजकल हम देख रहे हैं, सेम ऐसा का ऐसा ही वहां पे था। अब कैसे, यहाँ पे नालियां अच्छे से ढकी हुई हैं, आजकल में जो अच्छे शहर हैं वो वहां पे, तो मोहनजोदड़ो में भी नालियां बहुत अच्छे से ढकी। यहाँ पे अच्छे शहरों में जो रोड है, मेन रोड, वो 90 डिग्री पे काटते हैं, तो हड़प्पा में भी ऐसा था, इसीलिए प्रसिद्ध था। क्यों? क्योंकि यहाँ उन्नत शहरी व्यवस्था थी। ये आप नोट कर लो मुख्य विशेषता। देखो, परिचय के लिए इतना, कोई भी क्वेश्चन है परिचय डालना है, आधे पेज का परिचय डालना। अब आपसे पूछे इसकी विशेषता है, तो विशेषता आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पे उन्नत शहरी विशेषता थी, और उसका कारण क्या था कि नालियां, चौड़ी सड़कें, सड़कें आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं, बाकी अलग रह, मतलब जो प्रशासनिक वर्ग के लिए कुछ जगहों पे अलग रहना है, और चारों तरफ से घेराबंदी, ये सब आधुनिक जो शहरीकरण है उसी पर बेस्ड है। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम आजकल, हम ये कह रहे हैं कि हम सिंधु घाटी सभ्यता को आज फॉलो कर रहे हैं। हमारी जो पुरातन सभ्यता सिंधु घाटी है वो इसी प्रक्रिया पे थी, इसी शहरीकरण पे थी। ठीक, दूसरी इसकी विशेषता थी, कृषि आधारित जीवन था। कृषि आधारित जीवन मतलब आज हम लोग पशुपालन करते हैं, खेती करते हैं, आराम से अच्छे से रहते हैं, तो ये लोग भी क्या करते थे, कृषि और पशुपालन करते थे। बाकी व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छा होता, जो मतलब आजकल का जो शहरीकरण है उसको उठा के सभ्यता में लिख दो। जो आजकल आपको विशेषताएं दिख रही, वही विशेषताएं आप उठा के रख दो सीधा। शहरीकरण अच्छा दिख रहा, व्यापार अच्छा दिख रहा, उन्नत शहर दिख रहे, कृषि आधारित जीवन दिख रहा, लिपियां। अब अच्छा, लिपि के ऊपर बात कर ले। जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी उसको अभी तक नहीं पढ़ा गया है, ठीक, नहीं पढ़ा जा सका है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि व्यापार वाणिज्य के लिए वही तो लिपि यूज की गई होगी। जैसे मान लो कल को हमारी सभ्यता को कोई पढ़े, मान लो नहीं पढ़ पाए, लेकिन हमें तो पता है कि हम उसका व्यापार वाणिज्य के लिए यूज करें, तो ये भी एक विशेषता। लिपि उसकी अद्वितीय है, अपने आप में अलग है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाता। ठीक, बाकी धार्मिक मान्यताएं, जैसे आजकल लोग सब पूजा पाठ करते हैं बहुत अच्छे से, वो भी वहां पे था। सेम टू सेम आजकल का अच्छा शहर, उसकी विशेषताएं जो जो हैं वही हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं। समझ आ गया? ठीक, अब हम देखेंगे नगर नियोजन, मतलब उसमें नगर कैसे, एक स्पेशल क्वेश्चन पूछता है नगर नियोजन, इसको मैं हेडिंग वाइज आपको करा दूंगा। नगर नियोजन, अब देखो एक परिचय, सबसे पहले एक परिचय लिख दिया, अब थोड़ी थोड़ी विशेषताएं लिख दी बस, उसके बाद आगे सीधी हेडिंग डाल दी नगर नियोजन। नगर नियोजन में क्या था, नगर नियोजन में सबसे पहले शहरों की संरचना, सबसे पहले शहरों की संरचना, शहरों की संरचना। तो हड़प्पा में क्या था, हड़प्पा यानी हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, जो टीलों पे होते थे ऊंची क्षेत्र, वहां पे एक बनता था, ठीक, उसको हम बोलते थे किला क्षेत्र, किला क्षेत्र या दुर्ग क्षेत्र। और जो निचले एरिया पे था किला क्षेत्र या दुर्ग क्षेत्र, इसको हम बोलते थे नगर क्षेत्र। मतलब ऐसा बताते हैं हिस्टोरियन कि यहाँ पे सामान्य जनमानस रहते थे और यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ क्या था, चारों तरफ इसके चार दीवारी बनी हुई थी, रक्षा प्राचीर थी। ठीक, तो यहाँ पे प्रशासनिक मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे प्रशासनिक सेवाएं होती थी, ठीक है, और यहाँ पे सामान्य जीवन है। ऐसी नगर व्यवस्था बनाई थी। ऊपर से देखने पे आपको ऐसा मिलेगा, एक टीलों पे इधर इधर मिलेगा, और कुछ कुछ जगहों पे दो क्षेत्र मिल जाएंगे, वेस्ट ईस्ट, और पूरे के दोनों में चार दीवारी मिल जाएगी। ठीक, ऐसा भी है कुछ कुछ जगहों पे ये मिल गया और ये नॉर्मल होगा। मान लो ये दो लिए, ई और डब्ल्यू हम दो लेके चल रहे हैं, ठीक, दो नगर या नगर के दो जो घर लेके चल रहे हैं, ठीक। ऐसी नगर व्यवस्था थी कि ऊंचे क्षेत्रों पर जो था, ऊंचे क्षेत्रों पे प्रशासनिक व्यवस्था वाला बनता था, जिसके तरफ चारों दीवारी होती थी, मतलब उसमें जो सुविधाएं होती थी और उसकी सुरक्षा होती थी वो ज्यादा होती, और बाकी नगर नियोजन में ऐसा नहीं था। दूसरी व्यवस्था, इसको किला क्षेत्र बोलते थे, इसको
शहर क्षेत्र बोलते थे या निचला शहर बोलते थे, इसको ऊंचा शहर, इसको नीचा शहर। ठीक, बाकी सड़कें और नाली आप ये बना देना, हेडिंग लगो, चित्र बनाओ। ठीक, दूसरी सड़कें नालियां, सड़क नाली, तो क्या था, हड़प्पा सभ्यता में सड़कें आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। मुख्य सड़कें सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी, और साथ साथ जो सहायक उप सड़कें थी वो भी 90 डिग्री पे काटती थी। ये विशेषता एक स्पेशल थी, क्योंकि वर्तमान शहर में, अच्छे शहर में ऐसा ही है। ठीक, नालियां, नालियों का ये था कि जो ये मान लो दो मेन सड़कें हैं, इधर एक एरिया है, ये गली, सब 90 अंश पे काट रहे, ये घर बने हुए। ठीक, तो प्रत्येक घर के किनारे किनारे एक नाली, और वो भी ढकी हुई, स्पेशल ये है कि ढकी हुई आ रही। ठीक, और उसके बाद ये मेन रोड से, सड़क के बीच से नाली होती हुई आ रही थी, मतलब गंदा पानी बाहर निकाल रहे थे, और उनको ढका हुआ था, प्रॉपर ढके हुए थे। ये जो बीच नालियां थी रोड पे, इसको प्रॉपर ढका हुआ, यानी सड़कों और नालियों की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। तीसरा, भवन निर्माण, घर कैसे बनाते थे, घर ये बनाते थे ईंटों का प्रयोग करके, मतलब पक्की ईंटें प्रयोग करते थे। घर बनाने के लिए ईंटों का पक्का होना जरूरी था, यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे और अच्छे घर बनाते थे। ठीक है, और उसके साथ हर घर में एक नल और पाइप की विशेषता व्यवस्था थी, हर घर में एक नल और पाइप लगा रहता था। घर इनके ऐसे बनते थे, ऐसा होता था, चारों तरफ कमरा होते थे, घर के सामने से सीढ़ी जाती थी, घर के सामने से सीढ़ी जाती थी, और सेकंड तल्ला पे बनता, यहाँ पे इनका भाई नल और पाइप वाला सिस्टम था। इस तरीके से घर बने हुए थे। ठीक, तो आपको भवन निर्माण की समझ आ गई, ईंटों का प्रयोग पक्का था, नल और पाइप। गोदाम और भंडारण को देखें तो गोदाम और भंडारण क्या है कि व्यापार और वाणिज्य के लिए ये लोग अपना अनाज एक भंडार गृह में इकट्ठा करते थे और व्यापार करते थे। वहां से नदियों के किनारे या नदियों के सहारे से करते थे व्यापार, तो नदियों के किनारे एक भंडार गृह बना लेते थे। पानी दे देना। ठीक है, तो नदियों के किनारे के भंडार गृह बना लेते थे और क्या करते थे, अच्छे से उसको व्यापार करते थे। ठीक है, समझ आ गई चारों विशेषताएं, लिख देंगे ना आधे आधे पेज का करके, और एग्जाम्पल सब में हड़प्पा मोहनजोदड़ो यही चलेगा। क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विकसित शहरों में से एक थे और वहां पर ये सब सुविधाएं थी। क्या क्या, भवन निर्माण में हेडिंग बनाओगे, ईंटों का प्रयोग, नल पाइप, गोदाम में व्यापार और भंडारण, सड़कों में सड़क योजना और नालियां, और बाकी शहर की संरचना में दुर्ग क्षेत्र और नगर क्षेत्र। ठीक, उदाहरण उदाहरण देख लो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में आपको सड़क योजना मिलेगी, जल निकासी मिलेगा, बाकी भंडार गृह मिलेगा, ये सब मोहनजोदड़ो में मिलता है। ठीक, अन्नागार आराम से अच्छे से मिलेगा, तो ये सब में एग्जाम्पल डाल सकते हैं। हड़प्पा में भी सड़क व्यवस्था प्रॉपर है, जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर है, और साथ साथ में किला क्षेत्र, दुर्ग क्षेत्र में हड़प्पा बटा हुआ है। उदाहरण क्या डालेंगे, मतलब इसमें उदाहरण डाल देंगे हड़प्पा। ठीक, ऐसे ही धौलावीरा में भी ये भी है। ठीक, तो आप इन हेडिंग्स, जो मैं अपनी हेडिंग बोला हूं कि शहर की संरचना निचला और उचला, सड़कें नाली ये, भवन निर्माण ये, भंडारण ये, उदाहरण लिखो, चित्र बनाओ और थोड़ी थोड़ी अपने मन के भाव व्यक्त करो। ठीक, जय, और मन के भाव कहां से व्यक्त करने, मन के भाव व्यक्त करने कि आधुनिक शहर को देख लो, सेम टू सेम वैसा ही हड़प्पा में था। ठीक, अब अगर हम धर्म की बात करें, हड़प्पा में लोग धर्म कैसे थे, धर्म को लेकर, तो हड़प्पा में लोग नंबर एक प्रकृति पूजा करते थे। हड़प्पा में लोग, देखो क्वेश्चन धर्म पे आया, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन, आप इंट्रोडक्शन एक लिख देंगे, उसके बाद विशेषताओं पे एक लिख देंगे। इंट्रोडक्शन लिख दिया, विशेषताएं लिख दी, वो थोड़ा थोड़ा लिखना है। धर्म का पूछा है तो स्पेशल हमें धर्म लिखना है, लेकिन हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले प्रकृति पूजा करते थे। प्रकृति पूजा मतलब सांप पूजा और बैल पूजा, वृक्ष पूजा, ये सब करते थे। प्रकृति में कौन कौन आता है, जानवर और वृक्ष, तो वृक्ष पूजा ये लोग करते थे। ठीक, सांप पूजा भी हड़प्पा में लोग करते थे, तो इसकी विशेषता हो रही ना कि प्रकृति में सांप को भी पूजते थे, बैल पूजा को भी पूजते थे, और हड़प्पा में इनके सबके साक्ष्य मिले हैं। उदाहरण क्या हो गया, उदाहरण क्या हुआ, हड़प्पा हो गया ना, तो यानी कि सांप पूजा होती थी, पशु पूजा होती थी, वृक्ष लिख दे, पशु और वृक्ष, पशु में आ गया सांप और बैल, बैल को भी ये लोग पूजते थे। अब वृक्ष पूजा,
ये इनका प्रकृति पूजक नियम था। एक विशेषता इनकी प्रकृति को पूजते थे। ठीक। दूसरा है पुरुष और देवता की पूजा करते थे। ठीक है। दूसरा पुरुष और देवता। ठीक है। पुरुष पूजा करते थे। ठीक। पुरुष पूजा मतलब माँ देवी या प्रजनन देवी, मतलब प्रजनन देवी फर्टिलिटी गॉडेस की भी ये लोग पूजा करते थे। माँ देवी की पूजा विशेष रूप से मोहनजोदड़ो से माँ देवी की एक मूर्ति मिली है। माँ देवी की एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कितना अच्छा आया कि माँ पूजा लिख दो, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा मोहनजोदड़ो से हमें एक मिली है। वहां पे क्या है, वहां पे स्तनधारी देवी मिली है। स्तनधारी देवी की एक मूर्ति मिली है, वो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो मोहनजोदड़ो इसका उदाहरण हो गया। और इसके बारे में अपने मन के व्यक्त लिख दो, विचार लिख दो कि मूर्ति पूजा में ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक, उदाहरण वो हो गया। बाकी पुरुष पूजा में क्या कहते हैं, पशुपतिनाथ शिव की पूजा करते थे। पुरुष पूजा में ये लोग पशुपतिनाथ शिव की पूजा करते थे। और शिव को किसके साथ, पुरुष देवता यानी कि भगवान शिव के साथ जोड़ा गया है। ठीक हो गया ना। इसके आगे पुरुष देवता भी हो। उसके बाद ये लोग ध्यान और अनुष्ठान करते थे। इनकी तीसरी क्या थी, ध्यान और अनुष्ठान करते थे। अनुष्ठान के लिए इन्होंने एक स्नानागार बना रखा था। हिस्टोरियन बताते कि वहीं स्नान करने के बाद उधर आसपास मतलब सब लोग बैठ के अनुष्ठान की प्रणाली थी। ठीक है। वो कहाँ मिला था स्नानागार, हाँ मोहनजोदाड़ो में, हाँ वो भी मोहनजोदाड़ो में ही मिला था। ठीक है। तो इस तरीके से आप समझिए धार्मिक अनुष्ठान भी ये लोग करते थे। उसके साथ ये लोग देवी देवताओं की भी पूजा करते थे। देवी देवताओं में भाई माँ देवी की मूर्ति, यानी कि मोहनजोदड़ो से हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली है, वही एग्जाम्पल आप लिख देंगे। बाकी ये लोग मृतकों की भी पूजा करते थे। मृतकों की पूजा कैसे करते थे, मृतक के साथ वस्तुएं रखते थे कि ये खाएगा पिएगा, हाँ, सब कुछ करेगा। ऐसी हमें कब्रें मिली हैं। व्यक्तिगत सामान जैसे मुक्तक और औजार भी रखते थे उसकी सबके साथ। तो ये लोग मृतकों की भी पूजा करते थे। बाकी कब्रें ये बहुत अच्छी बनाते थे। जैसे मोहनजोदाड़ो से हमें कुछ कब्रें मिली हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मृतकों के साथ रखी गई वस्तुएं मिली हैं। मतलब आप एग्जाम्पल में मुख्य रूप से मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों लिख सकते हैं। और वैसे हेडिंग क्या क्या बना सकते हैं कि ये लोग प्रकृति को पूजते थे, एक लोग पुरुष की पूजा करते थे, ये लोग माँ की मातृ देवी की पूजा करते थे, ये लोग ध्यान और अनुष्ठान करते थे, ये लोग देवी देवताओं को पूजते थे, ये लोग मृतकों की पूजा करते थे। जैसे हम आजकल भी हम लोग अपने पुराने मृतकों को पूजते हैं ना, तो आजकल की जो शहरीकरण है वही पहले का सेम टू सेम है। ठीक है। उसके बाद पशु प्रतीक होते थे, बैल और सांप। मुख्य रूप से ये लोग उनकी पूजा करते थे जो इनके लिए खतरनाक थे, क्योंकि ये इतिहास में नियम रहा है भगवान वही है जो खतरनाक है या बहुत अच्छा है। तो ये लोग जैसे सांप खतरनाक है तो सांप को पूजने लगे, बैल खतरनाक है तो बैल को पूजने लगे। ठीक है, वही आज तक हम लोग चला रहे हैं। अच्छा, उसके बाद पशु की चित्रकला भी बनाते थे, चित्रकला में भी आगे थे। पशुओं की बहुत सारी चित्रकारी, और ये इस जैसे डांसिंग गर्ल की भी एक मिली है। तो मतलब जो है डांस मतलब हिंदी में क्या बोल, हाँ, नर्तकी की मूर्ति भी इनको मिली है। ठीक है। तो ये सारे कारण हो गए इसके धर्म पे। धर्म मतलब किन किस को पूजते थे, कैसे कब्रों के साथ रहते थे, ये सब हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन लास्ट इसका हम पढ़ेंगे कि इसका पतन कैसे हो गया, हड़प्पा का पतन कैसे हो गया। देखो, किसी भी सभ्यता का विकास होना मतलब उद्भव होना, और उद्भव होने के बाद उसका पतन होना, ये लाजमी है, ये जरूर होता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है काफी धीमी गति से होती है। हड़प्पा में ऐसा नहीं था। हड़प्पा में अचानक ये सब हो गया, जो कि मतलब हम लोग एकदम से नहीं उसका कारण निकाल पाए। इतिहासकार आज भी उसका कारण ढूंढ रहे हैं लेकिन नहीं ढूंढ पाए। विश्लेषण के आधार पे अपने मतलब उसको एनालाइज करने के बाद कुछ मुख्य कारण निकाले हैं। क्या कारण निकले, जैसे किसी भी चीज का पतन कौन करता है, या तो इंसान करेगा या प्रकृति करेगी, यही तो करेगी ना। किसी भी चीज को दो कारण से ही पतन होगा, या इंसान या प्रकृति। तो देखो, सबसे पहले हम देखें प्रकृति। प्रकृति में क्या हुआ, मान लो जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। पहला कारण मान लो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। ठीक, जलवायु बदली होगी। जलवायु बदलने से मान लो सूखा आ गया, जलवायु बदली, सूखा आ गया। अब हड़प्पा के सभी शहर नदियों के किनारे बसे हुए,
सूखा आ गया तो हड़प्पा सभ्यता नष्ट होने लगी, वो बेचारे तड़प जाएंगे, इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता नष्ट सूखा एक बहुत बड़ा कारण, प्रकृति का एक मतलब ये बहुत बड़ा कारण है। अभी कोई इसको पुष्टि नहीं किया गया है कि ऐसा ही हुआ था, लेकिन विश्लेषणों के आधार पे हम कह सकते हैं कि ऐसा था। जलवायु में मतलब क्लाइमेट चेंज में एक तो सूखा हो गया, दूसरा ये हो गया कि गंगा और यमुना के मार्ग बदल गए। जलवायु परिवर्तन से मान लो गंगा यमुना के मार्ग बदल गए, तब भी जो गंगा यमुना के पास में रहते थी, जब सहायक नदियों के पास में यही यही तो विकसित थी, सिंधु घाटी सभ्यता यही विकसित थी, मार्ग बदल गए, नदियों का जल नहीं मिला, जल नहीं मिला तो आदमी कैसे जीवित रहेगा ना, तो वहां से सभ्यता मान लो बदल गई। अच्छा, दूसरा हम मान ले कि भौतिक संसाधनों की कमी भी हो सकती है। एक कारण प्रकृति का ये हो कि भौतिक संसाधनों की कमी हो, भौतिक संसाधनों की कमी, भौतिक संसाधनों की कमी मान लो ये कि हड़प्पा के लोगों ने विभिन्न खनिजों और प्राकृतिक संसाधनों को बहुत बड़े पैमाने पर शुरुआत में यूज किया, बहुत बहुत ज्यादा यूज किया, लेकिन संसाधन तो सीमित है ना प्रकृति के, तो क्या हुआ वो अंततः खत्म हो गए और सिंधु घाटी सभ्यता को भी ले डूबे। तो ये भी कारण हो सकता है कि भौतिक संसाधनों में कमी हो गई। दूसरा क्या, भूमि की उर्वरता में गिरावट आ गई, ये सब प्रकृति की वजह से हुआ है। भूमि की उर्वरता में कमी आ गई, गिरावट आ गई, तो भूमि की उर्वरता में गिरावट आई होगी। मान लो खेती बाड़ी अच्छी नहीं हुई, तो खेती बाड़ी अच्छी नहीं हुई तो व्यापार भी नहीं कर पाए, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, जीने के लिए तो यही सब कुछ चाहिए। तो आज के संदर्भ में इसको जोड़ के पहले से लिख दीजिएगा। तो ऐसा भी हुआ हो सकता है कि भूमि की उर्वरता में कमी हो, अच्छी खेती नहीं हो रही हो, तो सभ्यता का नष्ट हो गया। ठीक, अच्छा अब देखो प्रकृति ने ये सब कुछ किया, मान लो इंसान क्या करेगा, इंसान हो सकता है बाहरी आक्रमण कर दिया हो, इंसानों ने बाहरी आक्रमण कर दिया हो, और बाहरी मान लो आर्य आक्रमण हो गए, उन्होंने क्या कर दिया, सभ्यता के नष्ट कर दिया, कुछ स्थलों को नष्ट कर दिया, मतलब सभ्यता नष्ट कर दी। ठीक, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है आपसी असहमति हुई हो गई हो, स्थलों में जो लोग थे उन लोगों में मान लो आपसी असहमति हो गई, वो एक दूसरे को ना मानने को तैयार, ये तो इंसान का पहले कारण प्रकृति के पड़े, अब हम इंसान के कारण पड़ रहे हैं। ठीक है, ये भी कारण हो सकता है। दूसरा, वाणिज्यिक नेटवर्क, मान लो जो व्यापार कर रहे थे उनसे सहमति नहीं हुई, नेटवर्क खराब हो गया, व्यापार रुक गया, पैसा रुक गया, भूमि में उर्वरता रुक गई, सब कुछ खत्म हो गया, यानी कि सभ्यता ये भी तो कारण हो सकता है कि वाणिज्यिक नेटवर्क खराब हो गया हो। दूसरा, सामाजिक असमानताएं हो सकती हैं। सामाजिक असमानताएं मतलब समाज में जो लोग रह रहे हैं उनमें असमानता होने लगी हो, तो सामाजिक असमानताएं भी उसका उदाहरण हो सकती हैं। प्राकृतिक आपदाएं, भाई सिंधु नदी के मार्ग में बदलाव हो गया हो, प्राकृतिक बाढ़ आ गया हो, भूकंप आ गया हो, इन सब वजह से सिंधु घाटी की जो सभ्यताएं थी नष्ट हो। बाकी कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे हम लगातार नई तकनीकी सीख रहे अपने पूर्वजों को, अपनी पुरानी तकनीकी को ही भूल गए, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई। मैंने आपको मोटे मोटे 10 से 15 रीजन गिना दिए, आप सबको इन्हीं को पैराग्राफ में हेडिंग वाइज लिख सकते हैं। ठीक, अब आपकी यूनिट 3 हो गई कंप्लीट। ठीक, जल्दी जल्दी से हम अपना आप पढ़ेंगे यूनिट 4। ठीक है, वो लिखे थे ठीक है, यूनिट 4 देखिए, यूनिट 4 में मुख्य रूप से हमें कुछ संस्कृतियां दी गई हैं, आहार, कायथा, जोरवे, और उसके साथ साथ हमें दिया गया है ताम्र निधियां, ऐसा दिया गया है। ये सब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से मतलब एक को बहुत अच्छे से समझाऊंगा और बाकी आप अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए किसी भी संस्कृति, सबसे पहले इसको देखो, सबसे पहले इन संस्कृतियों का क्रम देख लो। तो सबसे पहले कोई भी जगह हो वहां पे थी कायथा। ठीक, कायथा के बाद थी आड़, ये अनुक्रम बता रहे हैं, आड़ के बाद मालवा, मालवा के बाद जोरवे। ठीक, ये था, ये अनुक्रम था हमारे सिलेबस में, ये इतनी चीजें हैं। ठीक है, इतनी चीजें हमारे सिलेबस में दी गई हैं, तो अब हम इसी को पढ़ने वाले। हम आपको एक संस्कृति कायथा अच्छे से पढ़ा देंगे और आपको सभी संस्कृति उसी बेस पे लिखनी, मतलब हेडिंग वेडिंग वही डालेंगी, केवल आप हर संस्कृति का जो भौगोलिक दशा है, कहाँ पे स्थित है, उसको देख लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लो पढ़ने जा रहे कायथा। कायथा, ठीक, तो कायथा के लिए देखो, इसको पढ़ने के लिए हम क्या क्या पढ़ेंगे, कि इसको पढ़ने के लिए हम क्या क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर मृदभांड कैसे थे,
कोई भी संस्कृति आपको लिखनी हो, आप सीधा करना है इसको छोड़ के, कि मृदभांड कैसे थे, आवास कैसा था, मृदभांड कैसे थे, आवास कैसा था, ठीक है, कृषि और पशुपालन कैसा था, कृषि और पशुपालन कैसा था, कला कैसी थी और काल कैसा था, मतलब समय क्या था, इन हेडिंग्स पे लिखेंगे। अब मैं आपको एक कहानी के तौर पे सुना रहा हूं और आप अच्छे से इनको याद करेंगे, ठीक है। कहानी के तौर पे मैं आपको सुना रहा हूं इस कायथा को, और इसी प्रकार आपको जल्दी जल्दी मैं आहड़ भी बता दूंगा, आप उसको लिख देंगे। देखो इसकी सबसे पहले एक समरी टाइप, मतलब जो इंट्रोडक्शन बनाएंगे तो क्या लिखेंगे कि 1964 में जो कायथा थी उसको 1964 में बीएस बाकड़कर, बीएस बाकड़कर, प्रोफेसर बीएस बाकड़कर, इन्होंने इसकी एक्सपेंशन की, मतलब इन्होंने ही इस पे उत्खनन का कार्य सबसे पहले स्टार्ट किया, ठीक है। और 1965 से 67 तक ये लगभग चलते रहे, ठीक। 1968 में कायथा पे ही इनके साथ में एक डेक्कन कॉलेज, डेक्कन कॉलेज भी मिल गया, ठीक। ये आप लिखेंगे एक इंट्रोडक्शन टाइप। अच्छा ये कहाँ है ये भी लिख दें, तो ये नर्मदा और यमुना नदी, नर्मदा और यमुना नदी की सहायक नदियों के आसपास की संस्कृति को कायथा संस्कृति में रखा गया है। नर्मदा नदी है, यमुना नदी है, आसपास की सब ने, उसको हमने क्या बोल दिया, इस संस्कृति में जो अध्ययन करेंगे वो कायथा संस्कृति होगी, ठीक। इसके मुख्य प्रस्थल केरल, उज्जैन, त्रिपुरी, कायथा, ये सब हैं, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन टाइप लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि इसको किसने स्टार्ट किया, यही तो करेंगे ना सर, इसको किसने स्टार्ट किया, फिर कब कब, मतलब कब कब परिवर्तन हुआ, साथ में कौन कौन मिला, ये कहाँ पे है, इसके मुख्य स्थल क्या है, इतना एक इंट्रोडक्शन। और सुनो साथ में इसके मैप भी बनाएंगे कि आहड़ कहाँ पे है। तो मैप देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर कुछ भी मेरी तरह बनाना ना आता हो मैप में तो इस तरीके से ये दर्शा के ऐसे कर देना, ठीक। ये मान लो हमने इंडिया का मैप बना दिया, अगर जिसको मेरी तरह नहीं बनाना आता इस तरीके से बना दो। और मैं आप में इसके आपको इसमें चारों संस्कृतियां बता रहा हूं। देखो ये जो बीच में है, सबसे बीच में, जिसको मालवा का पठार बोलते हैं, मालवा का पठार बोलते हैं, इसमें हमारी संस्कृति है कायथा और मालवा, कायथा और मालवा, यहाँ पे दो संस्कृति में। इसके जस्ट इधर नीचे मिलती है आपको जोरबे, ठीक, और इसके जस्ट ऊपर इधर मिलती है। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो अगर थोड़ा बहुत राज्य इधर उधर हो जाएगा तब भी चल जाएगा, ऐसा लगेगा कि जल्दी में बना, ऊपर हो जाएगा आपका आहड़। तो आप कायथा बना रहे, आप कायथा वाला मैप बना देना। कायथा कहाँ पे है, गंगा यमुना ये मालवा का पठारी में तो है सब कुछ, वहीं पे इसको आप बना देंगे, ठीक। ये आप इतना लिख देंगे इंट्रोडक्शन। उसके बाद 5 हेडिंग आपको लिखनी है। अब 5 हेडिंग देखो, सबसे पहली हेडिंग है हमारी मृदभांड परंपरा। तो हमें यहां से मिले हैं 5 प्रकार के मृदभांड, 5 प्रकार के मृदभांड मिले हैं, जिसमें पहला मृदभांड मिले हैं भूरे रंग का, पहला हमें मृदभांड मिला है भूरे रंग का। ये रंग लिख लो और इधर लिख लो अलंकरण, जिसपे किस तरीके से अलंकरण किया है, ठीक। और इसमें आपको सबसे पहले क्लियर करो अलंकरण कैसे किया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, जिगजैग कर दिया, सर्किल बना दिए, इस तरह से आपको ये बनाया गया है, ठीक। कुछ भी हो सकता है, ऐसे कुछ भी बनाया गया अलंकरण। अब देखो 5 प्रकार के मिले, पहला मिला भूरे रंग का, जिसपे किस तरीके की बैगनी रंग का लेप था, बैगनी रंग का लेप था। देखो हाँ नहीं पूरा नहीं था, हाँ भूरा, भूरा बैगन, इसको याद करने की ट्रिक हो गई, भूरा बैगन। अब देखो अगर आप और अच्छा करना चाहते हैं, बनाओ एक मटकी, ठीक, इस पे ऊपर कर दो बैगनी रंग, ये बैगनी हो गया, ये हो गया भूरा। प्रोफेसर कुछ देखेगा ही नहीं, प्रोफेसर सर हमारे इतना ही देखेंगे कि हाँ बच्चे को पता है, बस मतलब जो भी लिख रहा है कॉपी उसको अच्छे से पता है, ठीक है। और ये चित्रकारी तो कुछ भी बना सकते हैं ना, स्टार बना दिया, कुछ भी बना दिया, वो कुछ भी ले लिया, ठीक। फर्स्ट टाइप मिल गया, भूरे रंग के बर्तन है, बैगनीकरण का चित्रकरण है। दूसरा पीले रंग के बर्तन है, दूसरा पीले रंग के बर्तन है, लाल रंग से चित्रकरण है। चित्रकरण ऐसा ही है, बर्तन बना दो, इस बार कटोरा बना दो, ठीक हो गए। तीसरे रंग के एक और बर्तन मिले हैं जो प्लेन रेड हैं, प्लेन रेड, तीसरे कलर के क्या है, प्लेन रेड है, इस पे कोई अलंकरण नहीं है।
हाँ सादा लाल, 1 2 3। इसमें अलंकरण के कलर अलग अलग है। इसमें ये 3 संस्कृतियां जो हैं, मतलब 5 प्रकार बता रहे हैं, तो 3 प्रकार बने हैं चाक पर। इन तीनों प्रकारों को कैसे बनाया गया है? व्हील मेड है। और 2 हमारे जो बचे हैं वो है हमारे हैंडमेड। समझ गए? 2 है हमारे हैंडमेड। एक है रूक्ष लाल, मतलब उसको हाथों से बनाया गया, महीन, रूक्ष मतलब महीन लाल। और एक बनाया गया रूक्ष भूरा, रूक्ष लाल और रूक्ष भूरा। और इनकी विशेषता क्या है कि इनको जो बनाया गया है, बनाने के साथ साथ इस पे खुरचा गया है, इसकी तली को खुरच दिया। 5 प्रकार। देखो ये कोई भी संस्कृत, जैसे इतने क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, ये तीनों में मृदभांड परंपरा ही अलग है, बाकी सब सेम है। ठीक, तो हम मृदभांड परंपरा में यही स्पेशल दिखाएंगे। अब देखो मैं कहानी सुना दूंगा कि आवास कैसे रहते थे। तो गांव, कोई पुरानी ग्रामीण बस्ती याद कर लो, क्या क्या है? बांसबल्ली होगा, मकान बांसबल्ली के यहाँ भी थे। जो झोपड़पट्टी होगा, गोल आकार का मकान होगा, चौकोर मकान होगा, घास फूस की छत होगी, दीवारों पर गीली मिट्टी चिपकी होगी। सेम यही था, सेम यही यहाँ पे था। लिख दी। दूसरी हेडिंग हमने पढ़ ली अपनी, दूसरी हेडिंग हमने आवास पढ़ ली। कृषि और पशुपालन में क्या? गाय भैंस बकरी सब पाल रहे आजकल। गांव याद कर लो, भाई ये पालते थे गाय भैंस बकरी। खेती क्या की कर रहे हो? गेहूं की कर रहे हो, जौ की कर रहे हो। मुख्य रूप से मोटे अनाज, क्योंकि देखो इतिहास पढ़ते समय खेती में सबसे पहले लिखा जाता है कि मोटे अनाज उगाते थे। ठीक, तो मोटे अनाज यहाँ भी उगते थे, चौ जना और ये सब कुछ हो गया। कृषि हो गया, आवास हो गया, मृदभांड। कला में क्या है ये देख लो। कला में देख लो, कला में हमें जो उदाहरण लिखने हैं, कला में हमें 2 कुल्हाड़ियां मिली हैं, ठीक। उसके साथ साथ हमें 28 गोल चूड़ियां मिली हैं। कायथा संस्कृति को अध्ययन करते समय 2 हमको क्या मिल गई? कुल्हाड़ियां मिल गई। और यहीं से कायथा संस्कृति से ही हमें क्या मिला है? 28 गोल चूड़ियां मिली हैं, ठीक। तांबे के उपकरण मिले हैं, मनके मिले हैं, आभूषण मिले हैं, पत्थर के उपकरण मिले हैं, सब कुछ मिला है, ठीक। गांव की बस्ती याद करो, बिल्कुल। अब काल सबसे मेन, इधर सुनो। इसका काल हो गया 2000 से 1800, और ये सब बीसी में है, मैं बता रहा हूं। ईसा पूर्व लिख दूं, बस 6 की 6 होर्डिंग हो गई, खत्म हो गया कायथा खत्म। उसके बाद हमारा दूसरा आया, मान लो हम इसको कर लें यहाँ पे आहाड़, इसी को हम करेंगे आहाड़, ठीक। और बहुत अच्छे से इसी से जोड़ के पढ़ लेंगे। आहाड़ संस्कृति, इसका देखो क्या है, ये राजस्थान, देखो आहाड़ ये राजस्थान का है, तो राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी आहाड़, यहां से ले, ये मैप उठा दो, मैप उठा के पेस्ट कर दो। ये गंगा यमुना की जगह पे क्या आ जाएगा? गंगा यमुना की जगह पे क्या लिख दें? राजस्थान की अरावली पहाड़ियां, हो गया। एक्सपेंशन किसने किया? एक्सपेंशन लिख देंगे 1952 में रतन चंद्र अग्रवाल, 1952 में रतन चंद्र अग्रवाल, इतना आप लिख देंगे, ठीक। उसके बाद 1961-62 में डेक्कन कॉलेज और ये और इसके साथ एक लोग को, टोटल 3 लोग मिलने के बाद 1961-62 में उन्होंने किया। अब देखो आड़ का भी सेम हो गया क्या? किसने एक्सपेंशन किया? राजस्थान की अरावली पर्वतों पे है, मैप बना दिया, और इसका मतलब जो है स्थल बता दिए। स्थल इसके कौन कौन से? गिलुंद और बालाथल, 2 थे, गिलुंद और बालाथल। पूरा हो गया आहाड़ का एक परिचय, आहाड़ का परिचय हो गया। आहाड़ के परिचय के बाद हम पूरी ये संस्कृति को बदल लेंगे। क्या? मृदभांडी तो अलग है, मृदभांड यहाँ पे देखो एक था, यहाँ मृदभांड थे 7 तरीके के। कृष्ण लोहित, नंबर 2 कृष्ण लोहित, और इन पे वाइट कलर से चित्रकारी थी, ठीक। दूसरा दूधिया कलर, तीसरा पीले रंग के, चौथा, मतलब ये हम बता रहे हैं बर्तन कैसे प्रकार थे, जैसे उसमें अच्छे से समझा, इसको सीधा इसमें। उसके बाद कृष्ण लोहित, मतलब कृष्ण लोहित थे, लेकिन यहाँ पे अलंकरण नहीं था, ठीक। उसके बाद लाल रंग, उसके बाद चमकीले भूरे, उसके बाद प्रस्तर, पत्थर के, ठीक। इतने थे, वहां 5 थे, यहाँ 7 हैं। अब सुनो, आहाड़ में 3 जगह पे एक्सपेंशन हुआ, जिसको हमने आ, बा और सा बोल दिया, 3 स्थानों पे।
तो हमें आ के अंदर पता कौन कौन से मिले, आ के अंदर हमें मिला 1 नंबर मिला, 2 नंबर मिला, 3 नंबर मिला, 4 मिला, 5 मिला, 6, मतलब यहां से लेकर यहां तक हमारे आ वाले वर्ग में सभी पत्थर मिल रहे हैं। आहार संस्कृति के अंतर्गत आ वाले सेक्शन में ये हमें 6 मिल रहे हैं। बा वाले के अंतर्गत मतलब 3 वर्ग बटे हैं, टोटल प्रकार थे 7 प्रकार के बर्तन बन रहे थे आहार पर, लेकिन उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, आ बा सा, ए बी सी। आ में मिल रहे थे शुरू के 6 नंबर डाल दिया, ये लिख दिया। बाकी बा में हमें मिल रहे थे सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 छूट रहा था, 4 5 6 7 ये मिल रहा था हमें बा में, मतलब ये दोनों बा में छोड़ दिए, 5 प्रकार के मिले। अब बाकी इसमें जो मिल रहा था महीन, मतलब रूक्ष मिल रहा था, महीन हैंडमेड मिल रहा था, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें मिल रहा था 5 नंबर। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मिल रहा था 5 नंबर वाला। 3 के अंतर्गत 5 नंबर वाला, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट्स में 6 मिल रहे थे, दूसरे पार्ट्स में ऐसे, तीसरे पार्ट्स में ऐसे। हो गया ना, यही तो। किसमें, इसमें 6 बताया, इसमें लाल रंग का मिला है। अब लाल रंग कौन से नंबर पे हो सकता है, हो गया लाल रंग 5 मिला, तो लाल रंग का मिला है, ठीक 3 सेक्शन में। हाँ लाल रंग का सिर्फ 1 मिले, इसमें 1 मिले हैं, इसमें 1 2 3 4 5 मिले, 5 मिले, 7 में से 5 इसमें मिले, 7 में से 6 इसमें मिले, 7 में से 1 इसमें, टोटल 7 ये हैं। हो गया। अब देखो फिर वही बात, आवास गांव की बस्ती याद करो, कृषि पशुपालन वही लिखो, थोड़ा बहुत चेंज करो, मतलब सेम हो गया। आहार भी आराम से निपट गया, आहार निपटा, ये निपटा, ठीक। अब एक थोड़ा सा आप ताम्र निधियां देख लो, केवल चित्र बनाना सीखो, ताम्र निधियों का क्वेश्चन, बस ये यूनिट 3 मुश्किल से 1 मिनट लगेगा ताम्र निधियों के ऊपर लिखने, इसको पकड़ना क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, थ्योरी कम है। देखो ताम्र निधियां, अब आप ताम्र निधियां मतलब तांबे के उपकरण कहाँ कहाँ से मिले, सबसे पहला क्वेश्चन कि कहाँ कहाँ से मिले, हरियाणा से मिले, हरियाणा से हमें मिले हैं 5, यूपी से मिले हैं हमें 33, राजस्थान से हमें मिले हैं 7, बिहार से मिले हैं 19। ये उपकरण जो मतलब हमें तांबे की उपकरण मिले हैं वो हरियाणा, यूपी, राजस्थान, बिहार। उसके बाद उड़ीसा से मिले 7, पश्चिम बंगाल से मिले हैं 6, मध्य प्रदेश से मिले हैं 8, कर्नाटक से मिले हैं 1, सॉरी उड़ीसा से मिले हैं हमको 7, ठीक। अब सोचो सबसे पहला पैराग्राफ हमें कहां से कितने मिले हैं, ताम्र नदियों पे देखो, क्योंकि ताम्र नदी में कुछ पूछा थोड़ी ना, कोई संस्कृति, ताम्र नदियों के बारे में पूछा, क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले इनको ताम्र नदियां कहाँ कितनी मिली, कहाँ कितनी मिली। अब सुनो, अब याद करो कि किसने क्या कहा, ये क्यों मिली, कैसे मिली। तो 1862 में हुआइंग गेदर 1862 में, सॉरी 1936 में हुआइंग गेदर ने एक बात कही कि ये संस्कृत, ये जो ताम्र नदियां मिली हैं ये आर्य लोगों से संबंधित हैं। ऐसी बात किसने कही, स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं ताम्र नदियों में। 1936 में बोला, ठीक। स्टुअर्ट पिगट नाम के इतिहासकार थे, उन्होंने का समर्थन किया, यहाँ आता है क्वेश्चन स्पेशल, समर्थन किया, ठीक। 2 हो गए हमारे पास। 1950 में ही स्टुअर्ट पिगट ने क्या कह दिया, अपना बात से बदले ये कि ये आर्य लोगों से संबंधित नहीं है, ये हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, जो मतलब हाइड्रेटेड लोग हैं, उनके बर्तन हैं। हाँ, हड़प्पा सभ्यता के। उन्होंने अब पहले मान लिया था कि ऐसा है, हुआइंग गेदर के साथ में मान लिया था, फिर 1950 में अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। 1882 में, अच्छा ये लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दिया। अब इसके साथ साथ आप क्या करना, एक ये लिख देना कि इसके साथ साथ आपको तांबे के उपकरण भी मिले हैं, इन ताम्र नदियों के साथ तांबे के उपकरणों के साथ साथ, मतलब इनके साथ ब्लैक रेड बेल मिल गया, पीजीडब्ल्यू के कुछ मिल गए, ये भी मिला। अब बस इसके बाद तुम्हें बनाना है चित्र बनाओ, बस क्वेश्चन खत्म। चित्र देखो ऐसे बना दोगे इसको थोड़ा सा, तो ये हो जाएगी चिमटी कुल्हाड़ी, हो गई चिमटी कुल्हाड़ी, ऐसे बना दिया कुल्हाड़ी, चिमटी कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, संबल, ये भी मिला है, मतलब नुकीली लंबी छड़, इसको संबल बोलते हैं, इसका स्पेशल नाम संबल है, संबल मिल गया, ठीक। उसके बाद छल्ले मिले, मान लो ये तांबे के छल्ले मिल गए, ये भी मिल गए उपकरण।
मानवाकृति मिली है, मानवाकृति मिली है। ठीक, मानवाकृति मिलने के बाद भाले मिले हैं, भाला बन गया। और ये ऐसा ही बनाना है, पहले ये बना के ऊपर वैसे बनाना है। ठीक, भाला बन गया। उसके बाद मत्स्य कांटे मिले हैं, मछली पकड़ने वाले कांटे, कि ये कांटा जैसे मान लो किसी में घुसेगा तो ये फंस जाएंगे, लेकिन बाहर निकालेंगे तो यानी कि इतने प्रकार के हमको क्या मिले हैं, ताम्र। ताम्र नदियों से क्वेश्चन गया। ये बनेंगे 2 पेज में, सबका नाम लिखेंगे, अच्छे से इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, इसको शेड करेंगे। ठीक, रिवाइज कर लो। ये ताम्र नदियां मिली हैं कहाँ से, कितनी? हरियाणा से 5, यूपी से 33, राजस्थान 7, बिहार से 19, उड़ीसा 7, पश्चिम बंगाल 6, मध्य और इस यहाँ से 1 है, 1। ठीक, 1936 में होइंगेदर और स्टुअर्ट पिगट ने कहा, क्या कहा? होइंगेदर, स्टुअर्ट पिगट। ठीक, इन दोनों लोगों ने एक एक बात कही। इन्होंने भी कहा कि ये आर्ट से संबंधित है, इन्होंने भी कहा ये स्टुअर्ट। फिर 1950 में यही आ गए, इन्होंने कहा आर्ट लोग से संबंधित नहीं, ये इंडिस वैली सिविलाइजेशन के हाइड्रेटेड लोगों के उपकरण हैं। ठीक, साथ साथ में आप लिख देना। अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत पे एक बात कर, 1949 में बीबी लाल, जानते ही हैं, बीबी लाल जी ने 1949 में इसकी शुरुआत कर दी। ठीक है। अच्छा, एक स्टेटमेंट बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे, वो लिखेंगे आप ये कि एक एसपी गुप्ता हैं, एसपी गुप्ता प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि ये जो उपकरण है ये आदिवासी बनाते थे। ये स्टेटमेंट है कि ताम्र नदियां आदिवासी बनाते थे, और आदिवासियों में भी कबीलों में जो गंगा घाटी के क्षेत्र में रहते थे वो बनाते थे। और सुनो, इसको और अच्छा करने के लिए 2 जातियों के नाम लिख दो। अरगैया जाति, सॉरी अगरैया, अरगैया ने अगरैया। एसपी गुप्ता ने कहा ये कौन बनाता था? ये अगरैया जाति के लोग बनाते थे। ठीक, और अगरैया जाति का आज भी यही बिजनेस है, सच में ये आज भी इनका ही। और दूसरा सहरिया कबीला, ये लोग इनको बनाते हैं, सहरिया, सहरिया। ठीक, उन्होंने कहा, एसपी गुप्ता का स्टेटमेंट पूरा, कि ताम्र नदियां आदिवासी लोग बनाते थे, और आदिवासियों में भी जो गंगा घाटी के क्षेत्र में रहते थे वो लोग इसको बनाते थे। ठीक, बाकी ओसीपी है उसको आप थोड़ा सा नोट से देख लेंगे, क्योंकि वो भी बहुत छोटा सा है, और उसमें भी देखो मृदबांड आएगा तो वही लिखना, मृदबांड का भी थोड़ा सा आप उसमें से पढ़ लेना, जिसमें जैसे उसमें 80 से अधिक पुरास्थल में हमें 18 प्रकार के ओसीपी मिले हैं। तो आप जो जो आपको नोट्स भेजा गया है उसमें से आप जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाए, क्योंकि ओसीपी बहुत कठिन नहीं है। ठीक, अब हम आपको लाते हैं यूनिट 5, यूनिट 5, यूनिट 5। और यूनिट 5 में एक क्वेश्चन है हमारा आयरन एज, मतलब यूनिट 5 का नाम है आयरन एज। तो सबसे पहला तो हमें यह पता होना चाहिए आयरन कब से चल रहा है, आयरन कब से चल रहा है। दिमाग में क्वेश्चन आया कि आपको एंटीक्विटी ऑफ आयरन बताना है, लोहे की प्राचीनता बतानी है, और इस पे क्वेश्चन मुझे तो लगता है पक्का फंसेगा, कल देख लेना आप, इस पे क्वेश्चन आएगा एंटीक्विटी। अच्छा, किसी चीज की प्राचीनता पता करने के लिए आप काय का सहारा लेंगे? 2 चीज का, साहित्य, पुरातत्व, 2 ही का लेंगे ना। जैसे मैं कहूं ये इसको आपको पता करना है ये क्या है कैसे, तो आप कैसे इसकी चीज को पता करें, मतलब इसके मटेरियल से, वो हो गया पुरातत्व। इसका लिटरेचर निकालेंगे, वो हो गया सर। इसके अलावा इसके बारे में आप कहीं से जान सकते हैं? नहीं। तो इसको जानने के लिए, मतलब ऐसे ही लोहे की प्राचीनता को जानने के लिए आपको क्या करना है? एक पुरातत्व सीखना पड़ेगा और एक साहित्य। ठीक है, आ जाना अभी एक नई डेट बताएंगे। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले लोहे के बारे में आप थोड़ा सा इंट्रो लिख देना, बिल्कुल थोड़ा सा इंट्रो आप लोहे के बारे में लिख देंगे कि लोहा जो है बहुत ही यूज हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अब सुनिए, अब इसके लिखिए एक पुरातात्विक संदर्भ, और इसको लिखिए सॉरी एक क्वेश्चन साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। अब साहित्यिक में देखो लोहे को साहित्य से कैसे प्रमाणित किया है। एक ऋग्वेद है, कहानी सुन लो, ऋग्वेद से अयस नाम का शब्द मिला है, ऋग्वेद में अयस नाम का शब्द मिला है। अयस का अर्थ होता है धातु। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ऋग्वेद में धातु शब्द यूज है वो धातु लोहा ही थी, इतिहासकारों ने कह दिया वो धातु लोहा ही थी। इसका मतलब लोहे की प्राचीनता ऋग्वेद से है। एक मिल गया। दूसरा सुनिए, जल्दी जल्दी नोट कर लेना आप।
दूसरा कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता, कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता, इसमें एक चीज का व्याख्यान है कि कोई एक ऐसी चीज है जिसको 6 या 12 बैल खींचते हैं। एक प्रमाण हमने दे दिया यजुर्वेद का, दूसरा प्रमाण हम कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता, ऐसी चीज का वर्णन है जिसमें 6 या 12 बैल एक चीज को खींचते हैं। तो इतिहासकारों ने कहा 6 या 12 बैल खींचते हैं, इसका मतलब चीज भारी होगी, तो चीज भारी होगी तो वो लोहा ही होगा, इतिहासकारों ने कह दिया वो लोहा ही होगा। तो दूसरा प्रमाण हमें मिल गया कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता, इतिहास से सिद्ध हो रहा है कि लोहा बहुत प्राचीन है। तीसरा काठक संहिता, काठक संहिता में यही बात 24 बैलों के लिए कही गई है, उसने भी सिद्ध कर दिया कि 24 बैल खींचेंगे चीज बहुत बड़ी होगी, भारी होगी, और भारी होगी मतलब लोहे से बनी होगी, काटक संहिता सिद्ध कर दिया। अथर्ववेद में लोहे के फाल की चर्चा है, 3 हो गया काटक संहिता। चौथा अथर्ववेद, अथर्ववेद में लोहे के हल की चर्चा है, ताबीज की चर्चा है, तो यानी कि उसने तो सीधा कह दिया कि लोहा अथर्ववेद से है, मतलब लोहा अथर्ववेद यानी प्राचीनता से है। ठीक, उसके बाद एक हमारा ग्रंथ है सुत्त निपात, सुत्त निपात में लोहे से हल बनाने की चर्चा है, तो ये भी एक इसका हो गया, प्रमाण कर रहा है कि लोहा सुत्त निपात के अनुसार प्राचीन है। एक मौर्य काल से लोहे से संबंधित पद होते थे, मौर्य काल में क्या होता था, लोहे से संबंधित पद होते थे, जैसे लोहाध्यक्ष। अब बताओ जब लोहाध्यक्ष पद है तो क्यों हुआ होगा, क्योंकि वहां पे लोहा रहा होगा, लोहा रहा होगा, तो इसका मतलब लोहा मौर्य काल से भी है। तो हमने कितने आपको बता दिए, एक बता दिया यजुर्वेद में अयस नाम का शब्द है जो इसका अर्थ है क्या है, जिसका अर्थ है धातु, जो प्रमाणित कर रहा है। दूसरा हमने बता दिया कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता। तीसरा काठक संहिता, उसमें क्योंकि 24 बैल खींच रहे हैं किसी चीज को, इतिहासकारों का 24 बैल खींच रहे हैं, इसका मतलब कोई भारी चीज होगी, भारी चीज मतलब लोहा, कर दिया सिद्ध इतिहासकारों ने। फिर सुत्त निपात में कह दिया कि लोहे के हल बनाए जाते हैं, अथर्ववेद में भी हल की चर्चा है, ताबीज की चर्चा है, मतलब वो सब लोहे की प्राचीनता सिद्ध कर रहे हैं ना। अब देखो, अब हम कर लें पुरातात्विक। तो पुरातात्विक के लिए आप कैसे करेंगे, कोई जगह लेंगे, वहां से आप उसकी डेट पता करेंगे। तो कुछ जगहों की मैं आपको बता रहा हूं, जैसे नाम लिखो राजा नल का टीला, राजा नल का टीला, यहां से हमारी 1400 ईसा पूर्व की डेट आई है, तो यानी कि लोहा 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक, मल्हार, मल्हार यहां से 1800 2000 ईसा पूर्व की डेट आ गई है। ठीक, अदम, अदम से आ गई है, अतरंजी अदम से आई है हमारी 1500 ईसा पूर्व की। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा से हमारी आई है 1300 ईसा पूर्व की। इन जगहों से ये सब हमारी डेट्स आई हैं। ठीक है, और एक दादूपुर लिख लो, दादूपुर, दादूपुर, इनसे हमारी डेट आई है 1700 से 1800। मतलब इतने सारे प्रमाण, इन इन जगहों से हमने लोहा उठाया और लोहे को उठा के हमने उसकी डेट निकाली, तो हमें मिला कि 2000 साल, 2000 ईसा पूर्व, यानी कि आज से 4000 साल पहले क्या था, लोहा चल रहा था। मतलब हमने पुरातत्व की सहायता से भी लोहा की प्राचीनता सिद्ध कर दी। ये सब आप लिख देंगे, इसको साहित्य को, पुरातत्व को। लेकिन एक चीज जो नोटिस करने को है, नोटिस करने को यह है कि मार्च में इसी 2 महीने पहले, अभी अब आज से 2-3 महीने पहले एक नई डेट आई है। मैं गारंटी नहीं लेता हूँ उसकी, एक मतलब मैंने वो पीडीएफ भी पढ़ी है, पूरा निकला है चार्ट, तो उसमें एक नई डेट आई है जो हम सबके कान खड़े कर रहे। अभी तक तो देखो हमारे पास मैक्सिमम 4000 तक ही है, 4000 साल पहले का ही लोहा है, क्योंकि 2000 ये हो गया, 2000 आज का हो गया। इन्होंने कहा है कि देखो बहुत नई रिपोर्ट, इसको आप नोट में लिखना, अगर उसमें लिख दिया हो सकता है आपको प्रोफेसर कोई काट दे। ठीक है, अच्छा एक, हाँ यहाँ पे एक मैथिला, एक और लिख लो, मैथिला दुम पराई, ये पहले से ही है, मैथिला दुम पराई, यहाँ से 2174, मतलब अभी आप लगभग 4000 पे चल रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु का एक शिवागलई नाम का स्थान है, शिवागलई, इसने 1-2 महीने पहले वहां से लोहे की ऐसी डेट आई है जिसने हम सबके कान खड़े कर दिए। सर शिवागलई नाम से, तमिलनाडु के शिवागलई नाम से एक ऐसी डेट आई है जिसने हम सबके कान, अभी तक तो हमारे पास 4000 साल, आज से 4000 साल पर ईसा पूर्व में है सब। ठीक, तो इतना ही तो है। यहां से डेट आई है 2953, ठीक, ईसा पूर्व। दूसरी डेट आई है 3259 ईसा पूर्व, और एक डेट आई है 3345, 3300, 3 डेट आई हैं यहां से, 3 जगहों से 3, नहीं इंपॉर्टेंट तो सब है, इंपॉर्टेंट सब है। जैसे
अब क्या सिद्ध किया, सिद्ध ये किया कि हमारे पास 4000 साल तक का ही लोहा पड़ा। हम अभी अपने ऊपर घमंड नहीं कर रहे, हम शान से कहेंगे कि भारत में 5500 साल, 3500 ही 2000 है आज का, तो 2000 मतलब लगभग 5500 साल पुराना लोहा भारत में है। ठीक, ये लोहे की लेकिन इसको आप नोट में लिखेंगे फिर आप बाद में कहें इसको, अभी ये बहुत ज्यादा विस्तार नहीं हुआ ना, सब यूनिवर्सिटी में लागू किया। ठीक, तो आप इसको अच्छे से, तो हम क्या कह सकते हैं कि भारत में क्या हुआ है, भारत में 55 आज से 5500 साल पुराना लोहा है। अब इसका एक चार्ट बना देंगे और आपका सिलेबस के साथ साथ पेपर खत्म। चार्ट क्या है, हम 3 श्रेणियां ले रहे हैं, हम 3 श्रेणियों में बांट रहे हैं, 3 में। नंबर 1 3300 से 2000, 3300 से 2000 ईसा पूर्व। ठीक, 2000 से 1500, फिर लास्ट हम श्रेणी बांट देंगे 1500 से 1000। ठीक, तो अब देखो इसमें शब्दों पे ध्यान देना, इसमें क्या है, ऐसा बताते हैं लोग कि जो लोहा इस समय का है उसमें लौह तकनीकी के ज्ञान का प्रसार हो रहा था, लौह तकनीकी के ज्ञान का प्रसार, तकनीकी ज्ञान। ठीक, और इसमें हो रहा था लोहे की संस्कृति का विस्तार, और इसमें हो रहा था लोहे का प्रचार प्रसार, लोहे का ही प्रसार हो रहा था। ठीक, इस तरीके से आप अपना ये क्वेश्चन कर देंगे। पूरा एक बार रिपीट करें, यूनिट 5 से आप यही क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए कि इसके देखो सात्विक क्या तात्विक थे, वो आप वीडियो को धीरे करके आप लिख लेना। पुरातात्विक आपको मैंने लिखा दिए हैं, नोट में अलग से बता दिया है। इसके बाद आपको ये 3 श्रेणियां बंटवा दी हैं किस तरीके से, जैसे इस श्रेणी में जो लोहा आएगा उसमें कह रहे हैं कि तकनीकी ज्ञान, लोहे की तकनीकी ज्ञान बांटी जा रही थी, इसमें लोहे की संस्कृति बांटी जा रही है और इसमें लोहे का ही प्रचार प्रसार हो रहा था। ठीक, ये समझ गए ना। तो बाकी यूनिट 5 से आप इतना रिस्क लीजिए, यही क्वेश्चन आएगा। ठीक, कंफर्म मान के चलिए। बाकी एक जो जैसे एक टिप्पणी करने को आता है, एक क्वेश्चन इसके अथवा में आता है, टिप्पणी कर दीजिए, वो नोट्स में आपके बड़े अच्छे से लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है, उसको आप आराम से नोट्स पढ़ के कर सकते। बाकी जिसने भी ये वीडियो देखा है उसका पेपर से अच्छा हो जाएगा। ठीक, अब टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से एग्जाम देना है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।